डिस्कस करेंगे। इसको पढ़ो, क्या लिखा है ये? Design standards is one of the essential requirements of a road alignment. In a given section, there must be considered कंसिस्टेंट। consistent application of a design element to avoid unexpected situation being created for driver. For instance, a short side curve is in an otherwise good alignment is bound to act as an accident-prone spot if the designer is not vigilant. Similarly, any unnecessary break in horizontal alignment at close drainage structure should be avoided. क्या मतलब हुआ इसका? ये कहना चाह रहा है कि सर जैसे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को डिजाइन करना बहुत जरूरी है, हम्म, मस्ट है। तो इसमें मतलब किसी भी शॉर्ट कर्व पे किसी भी ड्राइवर शॉर्ट शार्प कर क्या होती है? मतलब छोटी और घुमावदार कर्व, हम्म, तो वहाँ कोई भी ड्राइवर इमीडिएटली ब्रेक कर्व लगता है। छोटी कैसी है मतलब? कर्व छोटी है मतलब? कर्व छोटे मतलब उसकी रेडियस कम है, ठीक है, वो शार्प हो गई। सड़क हो कर्व गई, छोटी का क्या मतलब? उसको कर्व छोटी का मतलब नहीं, शार्प कर्व हो गई, ठीक है। शार्प कर्व हो गई का मतलब हो गया आपकी रेडियस छोटी, यस सर, ठीक है। शॉर्ट का मतलब हो गया लेंथ छोटी है, यस सर, ठीक है। शॉर्ट शार्प का मतलब कम लेंथ और कम रेडियस की अगर कोई कर्व है तो। यस सर। उसको अच्छे से डिजाइन करना चाहिए क्योंकि अगर ड्राइवर को वो कंसिस्टेंटली मूव करवाना है व्हीकल तो। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ो। ये वाला पॉइंट समझ में आया ना? यस सर, और अगर कहीं पे भी कोई स्ट्रक्चर आ रहा है यस तो सर, उसके लिए आपको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को छेड़ना नहीं है, यस सर, ठीक है। क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर मतलब जो नदी, कोई नाला, कोई वैसी चीज आ रही है तो उसमें आपकी हाईवे अलाइनमेंट गवर्न करनी चाहिए, यस ठीक सर। है। अगला पॉइंट पढ़े। As a general rule, the horizontal alignment should be fluent and blend well with the surrounding topography. आसपास का एरिया उसको कंसीडर करना चाहिए। A a flowing line which conforms to natural contours is एस्थेटिकली मतलब उस जगह का जो कंटूर्स है ऊंचा नीचा या जो मतलब जैसा एरिया है बिल्डिंग है या हम्म, खाली वगैरह या उन हम्म, सबको लेकर चलना रहता है इसमें। हम्म। और एबल टू बी बिलोंग टेंजेंट्स स्लैशिंग थ्रू दिस शुड बी इसको बताओ क्या मतलब हुआ इस। इजीली जैसे हम टैलेंट को भी इसके अंदर टर्न को हम नहीं नहीं कर सकते सर कि हमारा घुमाव है उसमें जैसे चल लो, बैठ जाओ, बैठ लो, लंबे पॉइंट्स आराम से डिस्कस करेंगे। हम्म, tangents slashing through the terrain. Aesthetic preferable to one with the long tangent slashing through the terrain. इसका मतलब ये है कि सर कि और ऐसा है, इसका मतलब समझ नहीं आ सकता। okay. A following line which conforms to natural contours is aesthetically preferable to the one with long tangents slashing through the terrain। मतलब क्या हुआ? एक नेचुरल कंटूर के साथ में जो चल रही है आपकी अलाइनमेंट, वो ज्यादा अच्छी है रादर देन कि आपने पहाड़ के अंदर घुसा दी अलाइनमेंट। मतलब पहाड़ के अंदर घुसाने का मतलब है कि जो टेरेन की कंटूर लाइंस चल रही है ना, उसको काटती हुई आपकी अलाइनमेंट जा रही है। उससे बेटर है कि जैसे जैसे कंटूर जा रहे हैं वैसे वैसे अपनी अलाइनमेंट को लेके जाओ, धीरे धीरे ग्रेडियंट को उठा दो। समझ में आया? इस स्लैशिंग थ्रू द जनरल कंटूर। अब आगे पढ़ो। इस रोड में उनके यहाँ लिमिटिंग द डैमेज टू द कार सही कह रहा है ये बात ताकि हम ना तो ज्यादा हमें पहाड़ या उस एरिया को नुकसान करे ना उस वहाँ के बिल्कुल भी ज्यादा करना आगे पड़े आगे आगे। बट आल्सो असिस्ट इन रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल स्लोप्स एंड प्लांट ग्रोथ जो हमें स्लोप नेचुरल से मिला है वही स्लोप के अकॉर्डिंग हम डेवलपमेंट को आगे बढ़ा ज्यादा सकते एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो, एज सिंपल एज दैट, हैं ठीक है। consideration should also be given to the relaxation of existing features. The effect is due to the land in IRC Special Public Number 21 1979 Manual and Landscape of Roads. ये सब बातें वहाँ से हम लैंडस्केपिंग में इसके बारे में और एक्सप्लेन किया है ये कि लैंडस्केपिंग कैसी रखनी है वाइल्ड डिजाइनिंग, ठीक है। ओके तो उसके लिए अपन ये वाला कोड पढ़ सकते हैं, IRC 21।
ठीक है। long long tangent section exceeding 3 kilometer in length should be avoided as far as possible. Long tangent section exceeding 3 किलोमीटर से ज्यादा जो हमारा टेंजेंट तो एक्सीड कर रहा है लेंथ शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। 3 किलोमीटर से ज्यादा का अगर कर्व है तो हम उसको कर्व या टेंजेंट। टेंजेंट का सेक्शन है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं जितना पॉसिबल हो उसके उतना मतलब ये पक्की नहीं कर रहा है। हम्म। एक कर्व linear alignment with long curves is better from the point of safety and aesthetic। ये देखने में भी अच्छा है और वहां से गुजरने में भी अच्छा है। क्या? जो 3 किलोमीटर से लंबी की नहीं 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 नहीं, वहाँ पॉइंट, वो पॉइंट खत्म हो गया। लॉन्ग टेंजेंट सेक्शन एक्सीडिंग 3 किलोमीटर इन लेंथ शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। मतलब 3 किलोमीटर से लंबा स्ट्रेट पार्ट नहीं देना, टेंजेंशियली नहीं देना है, ठीक है, कर्व दे देना है बीच में। ठीक है। और और एक कर्वी लीनियर अलाइनमेंट, मतलब एक कर्वी लीनियर अलाइनमेंट विथ लॉन्ग कर्व्स इज बेटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सेफ्टी एंड एस्थेटिक्स। एक जो सिंगल कर्व पे अलाइनमेंट है ना, वो अच्छा लगता है देखने में भी और चलने में भी। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सेफ्टी। ठीक है, आगे करो। ऐसे नॉर्मल रोड किसी भी रोड के अकॉर्डिंग शार्प कर्व शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ लॉन्ग टेंजेंट since these can be extremely hard hazardous। हजार्डियस। ये ठीक है। खतरनाक है। एक किसी भी लॉन्ग टेंजेंट के बाद सीधा एक घुमावदार कर्व देना बहुत ज्यादा हजार्डियस है। तो इसलिए स्पीड को धीरे धीरे स्लो करो और फिर उसको धीरे स्पीड पे मोड़ो। 100 की स्पीड पे गाड़ी आ रही है और तुमने 90 डिग्री का यू टर्न दे रखा है सड़क का, तो सीधा दीवार में जाके ठुक जाएगी वो गाड़ी। तो उसको धीरे 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 कराओ गाड़ी को और उसके बाद उसको घुमा लो या शॉर्ट शॉर्ट करो। समझ में आया ये पॉइंट? सब अगले पॉइंट पे आ जाओ। short color give appearance of inch particularly for small deflection and should be avoided। बस मतलब रुको। छोटे हम्म। जो भी घुमाव है उनको मतलब वो खतरनाक होते हैं। हम्म। उनमें एंगल डिफ्लेक्शन छोटे होते हैं और दिक्कतें हो जाती हैं उनको एंड शुड बी अवॉइडेड। उनको अवॉइड कैसे कर सकते हैं सर? रेडियस ज्यादा देखिए। The curve should be sufficiently long and have suitable transition to provide pleasant appearance। हाँ उसको देखने के लिए उसके अंदर suitable transition एक देनी चाहिए और provide pleasant appearance ये तो प्रदान कर ही देगा वो अगर घुमाव पूरा उसमें करो। लेंथ should be at least ये तो 150 ये मीटर से उसी कम। का जवाब दिया उस शुड बी अवॉइडेड बाय। इसके आगे कर लेंथ अपनी बढ़ा के उसको अपना कवर कर। कवर की लेंथ कम से कम हमें 300 मीटर लेनी है और 5 डिग्री अगर डिफ्लेक्शन हमें मिल रहा है और प्रत्येक 1 डिग्री कम होने पर हम उसकी लेंथ को 30 मीटर बढ़ा देंगे। हम्म। ठीक है, टिल वन तो डिग्री। इट रिक्वायर्ड टू बी डिजाइन। हाँ ये डिजाइन करनी ही है। नो इज रिक्वायर्ड टू बी डिजाइन। अगर 1 डिग्री से कम है डिफ्लेक्शन एंगल वहाँ हमें कर्व को डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। रिवर्स कर्व में भी नीडेड इन डिजिटल टेरर। हम्म। डिजिटल टेरर रिवर्स कर्व होती है सर पूरी एकदम से जैसे हम इसमें चल रहे हैं और अगर हमारा कर्व के बाद से रिवर्स हो जाएंगे। In this digital terrain, it should be ensured that there is sufficient length between the two curves। दोनों कर्व के बीच में मतलब एक sufficient distance। एक गाड़ी जब घूमती है उसको घुमाने के बाद थोड़ी चलेगी और फिर दोबारा घूम जाएगी। Introduce request transition curve। इंट्रोडक्शन ऑफ रिक्वेस्ट ट्रांजिशन कर्व वहाँ ट्रांजिशन कर्व की सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छा समझ में आने वाला ये पॉइंट सर कंप्लीटली। ये सर ठीक है। कर्व इन द सेम डायरेक्शन हम्म। सेपरेटेड बाय शॉर्ट टेंजेंट। हम्म। किसी भी एक ही दिशा में कर्व है ऐसे ऐसे और फिर दो कर्व्स किसी भी सेम डायरेक्शन, कर्व्स इन द सेम डायरेक्शन शुड बी सेपरेटेड, बाय शुड बी टेंजेंट। शॉर्ट टेंजेंट। मतलब जैसे एक कर्व ऐसे है फिर छोटा सा टेंजेंट है फिर एक और कर्व। यस सर। ठीक है, उसको हम लोग ब्रोकन बैक कर्व्स बोलते हैं और उसको अवॉइड करें। as far as possible in the interest of aesthetic and safety and replaced by a single curve। अच्छा सर एक कर्व में ही उसको लेके चलना है हम्म। और it is If this is not feasible, a tangent length corresponding
तो 10 सेकंड बराबर टाइम फर्स्ट भी अच्छा कम से कम उसे 10 सेकंड तक फिर एक सीधी रेखा में चलना चाहिए और उसके बाद वो घुमा देना चाहिए। हम्म। तो फिर उससे अच्छा है एक ही करो में उसको एडजस्ट कर दो। ठीक है, समझ में आया। अब आ गया तो कंपाउंड curves may be used in difficult topography, but only when it is impossible to fit in a single circular curve. Compound curve को मुश्किल होता है एक सिंगल कर्व में प्रदान करना to intersect and smooth transition from one curve to another. Convergence of the collector curve should not be proportional to the radius of the sharper curve. This compound should be considered the limit value. ये बताना चाह रहा है कि सर जैसे एक छोटी कर्व है सात वो एक बड़ी कर्व है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कई बार क्या होता है, कंपाउंड ज्योमेट्री अपने को लगानी पड़ती है। मतलब आप सिंगल कर्व में उसको सेट ही नहीं कर सकते हो पहाड़ों पे यूजुअली। सिंगल कर्व लगा रहे हो तो आपका एक हिस्सा खाई में जा रहा है, ठीक है, तो आपको एक छोटी कर्व देनी पड़ेगी, एक बड़ी कर्व देनी पड़ेगी सेम डायरेक्शन में। जो ऊपर वाली ब्रोकन बैक कर्व है ना, उसी की बात कर रहा है यहाँ पे ये, कि पहाड़ों में यूजुअली ऐसा होता है कि बिल्कुल ही अनस्टेबल सी रोड बना रहे हो आप, अगर सिंगल कर्व भी दे रहे हो स्ट्रेट भी दे रहे हो, तो आपको ये वाली ज्योमेट्री फॉलो करनी ही पड़ रही है। तो वो ये कह रहा है कि जो छोटी कर्व है ना, उससे जो बड़ी वाली कर्व है वो 1.5 गुना ही बड़ी होगी, उससे ज्यादा बड़ी नहीं रखोगे, अदरवाइज एक्सीडेंट के चांसेस बन जाएंगे। तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू है ना, 1.1, फ्लैटर कर्व टू शार्पन कर्व, शॉर्टर कर्व, ठीक है। मतलब बड़ी वाली छोटी बड़ी वाली आपकी 1.5 गुना ही बड़ी होनी चाहिए छोटी वाली, सिंपल, ठीक है। to avoid misdirections in appearance, the horizontal alignment should be coordinated carefully with the longitudinal profile, keeping in mind that the road is three-dimensional एंटिटी entity and will not consist simply of a plan and a section requirement is the result and discussed in section 11. Horizontal alignment की appearance coordinate carefully the longitudinal डिस्टॉर्शंस को अवॉइड करने के लिए अपीयरेंस की, ठीक है। मान लो ये कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट को साथ में लेके डिजाइन, जब आप हॉरिजॉन्टल कर रहे हो आपको लेवल नहीं दिख रहा, आपको कंटूर दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये देख के डिजाइन करनी है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कि वहां पे पहाड़ है, ना खाई में जाना है ना पहाड़ के अंदर जाना है, ठीक है। जब आप हेयरपिन बेंड डिजाइन कर रहे हो तो देख के डिजाइन करना है कि आप पहाड़ के अंदर तो नहीं चलेंगे हेयरपिन बेंड लेके, पहाड़ के ऊपर चढ़ना है तो उसी कंटूर पे वापसी आना पड़ेगा, थोड़े से ऊपर, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल को और वर्टिकल को दोनों को दिमाग में लेके ये सोचते हुए डिजाइन करना है कि ये 3D फिगर बनेगी, 2D फिगर नहीं बनेगी, ठीक है। बस वो यही इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। To avoid distortion in appearance, the horizontal alignment should be coordinated carefully with the longitudinal profile, keeping in mind that road is a 3D entity and does not consist simply of a plan and L section. Requirements in this regard is discussed in section number 11. सेक्शन 11 में इसके बारे में और बताया, वहां से पढ़ो, ठीक है। अगला पॉइंट पढ़ो, the setting of bridges, साइटिंग the setting of bridges and the location of the अप्रोचेस। approaches should be properly coordinated, keeping in view the overall technical feasibility, economically, humanly, and of environment and aesthetics. The following criteria may be followed in general. कोई भी ब्रिज जब आता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में तो उसको और अपने अलाइनमेंट को डिजाइन करते हैं वो हमें उसकी फीसिबिलिटी मतलब रिपोर्ट जो हमें मिली है उससे बाहर नहीं जाना है। इकोनॉमिकली वो ये बोल रहा है कि कोई ब्रिज आ गया सपोज करो आपके अलाइनमेंट के बीच में, तो जब आप उसकी अप्रोचेस को डिजाइन करोगे, वो प्रॉपरली इस हिसाब से डिजाइन होनी चाहिए, जो नीचे दिए गए पॉइंट्स है ना उसके हिसाब से वो सही से बैठे, उसका अमाउंट ठीक आए, इकोनॉमी मतलब अमाउंट, ठीक है, आपकी अलाइनमेंट के साथ छेड़छाड़ ना हो, एनवायरनमेंट के साथ भी, एस्थेटिकली भी उसके साथ छेड़छाड़ ना हो, ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट करो, फोर मेजर। major bridges above some 300 meters square. 300 मीटर से ज्यादा लंबा अगर कोई ब्रिज है प्रॉपर सिटिंग ऑफ ब्रिज साइटिंग सिटिंग ऑफ ब्रिज the bridge should be principal consideration and the approaches alignment with
समझते हैं। उसके लिए सर मतलब उसका मतलब बताता हूँ मैं इसका। सपोज करो करना ओपन किया, ठीक है। मनाली चलते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि कोई भी ब्रिज आता है अगर, ठीक है। बहुत सारे ब्रिजेस आए होंगे यहाँ पे, कहीं ना कहीं तो ब्रिज होगा ही। ये देखो, ये ब्रिज आएगा, ब्रिज है। अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ से सड़क आ रही थी, यहाँ जानी थी, ये ऐसे भी तो निकाल सकते थे, ठीक है। यहीं से क्यों निकाली, ये ब्रिज 300 मीटर से बड़ा होगा, तो इन्होंने क्या किया, ब्रिज को पहली प्रेफरेंस दी, सड़क को दूसरी। जब 300 मीटर से बड़ा ब्रिज आ जाए, तो ब्रिज को स्ट्रीम के छोटे से छोटे पॉइंट, क्यों, ताकि ब्रिज में खर्चा ज्यादा आता है, रोड में सड़क में खर्चा कम आता है, तो ब्रिज को छोटे से पॉइंट पे जाके, 300 मीटर से बड़ा है तो, ठीक है, तो ब्रिज को छोटे से पॉइंट पे जाके बिल्कुल परपेंडिकुलर रख दिया। अब रोड को अकॉर्डिंग टू टोपोग्राफी लाके उससे मिला दिया, इधर और ऐसे इधर। समझ में आया। अब आ जाओ दूसरे पे। फॉर स्मॉलर ब्रिजेस लेस देन 60 मीटर स्पैन, फ्रीक्वेंसी ऑफ अलाइनमेंट शुड गवर्न द चॉइस ऑफ द ब्रिज लोकेशन, ठीक है। अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जहां 60 मीटर से छोटा ब्रिज आएगा ना आपका, वहां पे आपका, अब ये देखो यहाँ पे भी क्या किया इसने, ब्रिज को परपेंडिकुलर रखा, रोड को घुमा के मिलाया, ठीक है। अभी ये वाली जैसे कोई छोटी, ये वाली छोटी स्ट्रीम है, इसके ऊपर अगर कोई ब्रिज आ रहा होगा, मतलब अगर सपोज करो कि यहाँ से कोई स्ट्रीम जा रही होगी ना, तो ये इसको स्ट्रेट मिला देंगे यहाँ पे ना ये। अब ये देखो, ये छोटा ब्रिज था, इसको उनको ऐसे घुमा के नहीं मिलाना चाहिए था, इसको यहाँ से ये स्ट्रेट मिलाना चाहिए था इनको ऐसे। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना। ये अलाइनमेंट को ध्यान में रखना। अलाइनमेंट को ध्यान में रख के काम करना चाहिए था इनको, ये ऐसे करके, ठीक है। वो ये बोल रहे हैं कि 60 मीटर से छोटे ब्रिज को हमेशा आप अलाइनमेंट को गवर्न करवाओगे, 60 मीटर से और 300 मीटर के बीच में इंजीनियर को डिसीजन लेने हैं। वो हमारे हाथ में है कि आपको कैसे रखना, एज पर ओवरऑल इकोनॉमिक कंसिडरेशन एंड एस्थेटिक्स। देखने में सुंदर होना चाहिए और पैसे भी कम लगे। बस, ठीक है। फिर आ जाते हैं, ये हो गए हमारे पॉइंट्स जिनको हम माइंड में रख के डिजाइन करते हैं, ठीक है। ठीक है। इसके बाद आ जाती है हॉरिजॉन्टल कर्व्स। हॉरिजॉन्टल कर्व्स क्या होती है, जब हम टॉप व्यू ले रहे होते हैं ईस्टिंग नॉर्थिंग में, जब अपन डिजाइन करेंगे एक एग्जिस्टिंग रोड का या ग्रीन फील्ड का, तो जो टेंडर की लाइन होगी उसके ऊपर अपन जब हॉरिजॉन्टल लाइनमेंट डिजाइन करेंगे, उसको अपन हॉरिजॉन्टल कर्व्स के थ्रू कनेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। फिर आ जाता है सुपर एलिवेशन। कोई भी कर्व आता है, उसकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए अपने को हर कर्व पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है। और अगर उस कर्व का रेडियस एडिक्वेट नहीं है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को संभालने के लिए, तो अपन सुपर एलिवेशन देते हैं, ठीक है। तो वहां पे सुपर एलिवेशन का कंसेप्ट आ जाता है। इसका सुपर एलिवेशन को निकालने का मतलब, सुपर एलिवेशन होता बेसिकली वही है कि आपको रोड को एक साइड से कितना उठाना है ताकि गाड़ी बाहर ना जाए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करके, ठीक है। वो कितना उठाना है परसेंटेज में हमारे को इस फॉर्मूले से निकल के आता है, V²/225 R, ठीक है। अब यहाँ पे टेबल नंबर 15 में हमारे को कुछ रेडियसेस दिए हैं जहां से इस रेडियस से ज्यादा पे सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है इस स्पीड पे, ठीक है। मान लो 2.5% हमने अभी ऊपर पढ़ा था, फ्लेक्सिबल पेमेंट में यूज में आता है इन जनरल, ठीक है। 2.5% में इस स्पीड पे, इस रेडियस पे से ज्यादा देने पे आपको सुपर एलिवेशन डिजाइन करने की जरूरत नहीं। तो इन जनरल प्रैक्टिस, ये रेडियस से ऊपर जब आप जाओगे, तो हमने कर्व्स की दो कैटेगरी पढ़ रखी है, सिंपल कर्व और स्पाइरल कर्व, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में दो पॉइंट्स होते हैं, दो एलिमेंट्स होते हैं, टेंजेंट, कर्व। कर्व दो टाइप की होती हैं, सर्कुलर कर्व, स्पाइरल कर्व। अब ये जो रेडियसेस दे रखे हैं ना,
इससे ऊपर स्पाइरल कर्व, इससे नीचे स्पाइरल कर्व, इससे ऊपर सर्कुलर कर्व। ठीक है, ये यहाँ पे दे दिया। इसके ऊपर स्पाइरल कर्व सिर्फ तभी देनी है जहां पे जब अपने को सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, प्लस थोड़ा सा कंफर्ट के लिए भी देते हैं, वो सेकेंडरी पॉइंट होता है। एक और आगे टेबल मिलेगा, उसमें आपको इसका और उसका डिफरेंस निकालोगे ना, तो सिर्फ वहां पे वो कंफर्ट जोन आ जाएगा कि हम लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ड्राइवर की कंफर्ट के लिए हम देंगे स्पाइरल। ठीक है, अब आ जाता है मेथड ऑफ अटेनिंग सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन को अटेन करते कैसे हैं, ये पूरा उसका डिटेल में लिखा है, ये अपन पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, मतलब ये तुम डायरेक्टली पढ़ के आना, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, अब रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व कैसे निकालते हैं, कि दो टेंजेंट के बीच में कितना रेडियस आएगा एक पर्टिकुलर स्पीड को अचीव करवाने के लिए, वो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। आर मिनिमम, एक पर्टिकुलर स्पीड पे कितना रेडियस आएगा आर मिनिमम, वो अपन इस चीज से निकालेंगे। ठीक है, वी स्क्वायर अपन 127 ई प्लस एफ। ठीक है, ई हमारा सुपर एलिवेशन है, ई मैक्स लेंगे तो आर मिनिमम आएगा, ई मिनिमम लेंगे तो ई आर मैक्सिमम आएगा। ठीक है, ई क्या है, एफ क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर, इसका वैल्यू फिक्स है 0.15। डिटेल में पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत वेरी होता है, 0.13 से 15 होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आ जाते हैं ट्रांजिशन कर्व्स। यहाँ पे ट्रांजिशन कर्व्स की लेंथ तीन टाइप से अपन तीन फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे दो ही दी हैं, एक 0.215 वी स्क्वायर अपॉन सी आर, दूसरा ये वाला है, और तीसरा ये है। ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ सुपर एलिवेशन से निकल के आता है। ठीक है, ये 0.0215 वी स्क्वायर अपॉन सी आर। ठीक है, एक ये वाला फॉर्मूला है, एक ये वाला फॉर्मूला है, तीसरा ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तीन फॉर्मूलेज अपने को दिए हैं। एक एप्लीकेशन जो ये वाला है ना, एप्लीकेशन ऑफ सुपर एलिवेशन का क्या था ना, मेथड ऑफ अटेनिंग सुपर एलिवेशन, ईएनबी, उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है रेट ऑफ चेंज का। यहाँ पे थर्ड पॉइंट डालना था बट यहाँ नहीं डला हुआ, बट कोई बात नहीं। ठीक है, ये अटेनिंग ऑफ सुपर एलिवेशन से फॉर्मूला निकल के आया ईएनबी करके। ठीक है, एक ये और एक ये, तीन से जो सा हाईएस्ट आती है वैल्यू ट्रांजिशन लेंथ की, वो अपन लेके डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके आगे, ट्रांजिशन लेंथ कितना लेना है ना, मिनिमम वैल्यूज लेंथ ऑफ डिफरेंट स्पीड, इन्होंने थोड़ा सा हायर साइड पे लेके आपको निकाल के दे दी है कोड में। आईआरसी कोड का मतलब ये होता है कि चीजों को सिंप्लीफाई करना। ठीक है, कंसेप्ट ऊपर दिया, नीचे टेबल दे दी आंसर्स की। ठीक है, तो अब इसमें स्पीड के हिसाब से, रेडियस के हिसाब से कितना ट्रांजिशन लेंथ आएगा, वो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है हर कर्व पे। ये रेडियस है, ये स्पीड्स है, प्लेन एंड रोलिंग एंड माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन। ठीक है, ये कर्व का ट्रांजिशन कैसे आता है वो एक्सप्लेन कर दिया, ये टेंजेंट क्या, ये टेंजेंट क्या, ये सर्कुलर कर्व आ गया, ये उसका पूरी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर दिया हर कर्व की। फिर उससे आगे आ जाते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर रेडियस से नीचे एक कैटेगरी ऑफ रोड पे अपने को एक्स्ट्रा वाइडनिंग देनी पड़ती है इनर साइड पे। ठीक है, उसको इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर रेडियस आपका 300 मीटर से ऊपर है, तो 300 मीटर या उससे ऊपर है तो रिक्वायर्ड नहीं होती एक्स्ट्रा वाइडनिंग। ठीक है, टू लेन रोड पे 101 से 300 मीटर है तो 0.6, ऐसे ऐसे करके पूरा टेबल दे दिया है। ठीक है, इनर साइड ऑफ द कर्व पे आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग देनी पड़ती है ताकि टर्निंग आराम से हो जाए बड़ी व्हीकल्स की। वो सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करके इसको आप पढ़ो। ठीक है, ऐसे ही हमारा सेटबैक डिस्टेंस है। ठीक है, इसको भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, कोई इतना बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके अंदर। फिर आ जाते हैं आपके हेयर पिन बेंड्स, ये आपके कहाँ पे आते हैं, हिल रोड में, जब बिल्कुल ऐसे यू टर्न मारना होता है वहां पे आपके हेयर पिन बेंड आते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस है इसके लिए। ठीक है, फिर ये आपके जैसे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के ऊपर पॉइंट्स थे, वैसे ये वर्टिकल अलाइनमेंट्स के पॉइंट्स आ जाएंगे, इनको भी डिटेल में अपन स्टडी करेंगे। पहले जब अपन वर्टिकल अलाइनमेंट पे आएंगे, हॉरिजॉन्टल कंप्लीट करने के बाद। वर्टिकल अलाइनमेंट में भी आपके पास दो ही चीजें होती हैं, ग्रेडियंट और कर्व्स। कर्व्स फर्दर दो टाइप की होती हैं, कौन कौन सी, समिट कर्व और वैली कर्व। ठीक है, अब यहाँ पे मिनिमम लेंथ ऑफ कर्व दे दी स्पीड के हिसाब से। ठीक है,
मतलब ये दे दिया कि अगर इतना ग्रेडियंट में चेंज आ रहा है, चेंज इन ग्रेडियंट, तो आपको कर्व देने की जरूरत नहीं है। और अगर देनी पड़ रही है तो मिनिमम ये वैल्यू होनी ही चाहिए आपकी कर्व लेंथ की। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए वो इन फॉर्मूले से निकल जाती है। ठीक है, वो अपन पढ़ेंगे तो अपन निकाल लेंगे। अब हॉरिजॉन्टल हम लोगों ने एक्स वाई किया। ठीक है, फिर एक्स हमारी चेन बन गई और जेड हमारे लेवल बन गए। उसको लेके अपन वर्टिकल डिजाइन कर दिया। ठीक है, वर्टिकल डिजाइन करने में और हॉरिजॉन्टल डिजाइन करने में क्या कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, पॉइंट नंबर 11 पे। ठीक है, 12th नंबर पॉइंट, फाइनल पॉइंट, वर्टिकल क्लियरेंसेस, कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर पे कितनी कितनी क्लियरेंस रखते हैं, वो यहाँ पे अपन अपना IRC 73 1980 अपना खत्म हो गया। ठीक है, अब ये तो होगी